Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Hopefully everyone is fine. Today our topic is about other endocrine tissue or cells and feedback mechanism from chapter 18 Chemical Coordination for class 2nd year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to discuss about hormone produced by the endocrine tissues and cells, and also discuss about the feedback mechanism, in which we have to discuss about the positive feedback mechanism and negative feedback mechanism. Now first we discuss about the other endocrine tissues or cells which are responsible for producing the hormone. Now first is gastrin, which is produced by the stomach wall and travel into the bloodstream, which is responsible for stimulating the pepsinogen and hydrochloric acid. आपके पास सबसे जो हमारे पास अदर एंडोक्राइन टिश्यू या सेल्स हैं जो बेसिकली जो एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे हैं, मतलब ब्लड स्ट्रीम में ये डिफ्यूज़ होते हैं और उसके बाद अपने टारगेट ऑर्गन तक जाकर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उसमें से फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास गैस्ट्रिन की है, जो स्टमक वाल से प्रोड्यूस हो रहा है. ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और प्रोडक्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेप्सिनोजिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दे हेल्प इन द डाइजेशन. Now second one is secretin and cholecystokinin, which is also formed by the cells of the duodenal wall. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है duodenal wall, वहाँ से ये प्रोड्यूस होगा और ये वर्क करेगा. इसका टारगेट ऑर्गन पेनक्रियाटिक एंड लीवर सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना है. पेनक्रियास और लीवर पर जाकर ये इसका टारगेट ऑर्गन है. विद उधर ये क्या करेगा, जो ये हार्मोन्स वर्क करेंगे और जो फर्दर जो है पेनक्रियाटिक और लीवर सिक्रीशंस हैं वो के जो है वहाँ से रिलीज़ होंगी. तो ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल ऑफ द अदर एंडोक्राइन टिश्यू की. थर्ड हमारे पास प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरोन है, जो बेसिकली जो है जब फीटस जो है यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है तो उसे है तब हम प्लेसेंटा जो है फॉर्म हो जाता है. जो प्लेसेंटल है फीटस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो या प्लेसेंटा के वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो खुद सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है. हमारे पास इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं. ये भी ग्रुप ऑफ हार्मोन्स लाइक कंपाउंड है जो कि ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द इन्फेक्शन. फिर हमारे पास एंडोर्फिन है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन, और दिस कंपाउंड्स बाइंड विद द पेन रिसेप्टर एंड ब्लॉक द सेंसेशन ऑफ पेन. जब आप चोट लग जाती है या बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है तो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन जो है वो रिलीज़ होती है ताकि वो पेन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करे और जो फीलिंग ऑफ पेन है, जो दर्द की जो महसूस हो रही है उसको क्या सेंसेशन को क्या किया जाए, कम किया जाए. तो ये तो थे हमारे पास जो अदर एंडोक्राइन टिश्यूज which are responsible, which are travel in our blood stream and do or work their functions to control the metabolism of body. तो ये मुख्तलिफ किस्मों के हमारे पास जो है बॉडी के अंदर हार्मोन्स अदर देन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं प्रोड्यूस होते हैं और वो फंक्शन कर रहे होते हैं एज एंडोक्राइन टिश्यू या सेल्स के तौर पे और हमारी बॉडी में जो है मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. तो अब हम फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करते हैं. तो हम फीडबैक मैकेनिज़्म को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म itself controlled by the product or action it is controlled is called feedback mechanism. ऐसा मैकेनिज़्म जिससे आपका जो प्रोडक्ट
जो रिएक्शन है वो बेसिकली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके वो जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी मकदार जो है वो उसको क्या कर रही है, उस इंट्रैक्शन को या उस रिएक्शन को कंट्रोल करे, उसे हम क्या बोलेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। आपके पास दो तरह की फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं और एक को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इस तरह डिस्कस कर सकते हैं। इन द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म द एंड प्रोडक्ट स्पीड अप द इट्स प्रोडक्शन। जब आपने अभी हमने पहले जो डिस्कस किया है कि फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली ऐसी इंट्रैक्शन है जो कि इट्स प्रोडक्ट या रिएक्शन की जो क्वांटिटी या कंसंट्रेशन है उससे कंट्रोल हो रही होती है, जिसे हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अगर तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो उस इंट्रैक्शन की स्पीड को ज़्यादा कर दे, मतलब उसको और ज़्यादा जो है मतलब प्रोडक्शन जितनी और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, जो उसकी जो आपके पास इंट्रैक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बन रहा है वो स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को, तो इंट्रैक्शन की जो इंट्रैक्शन आपके पास ऐसी इंट्रैक्शन आएगी उसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहेंगे। आपके पास जो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेयर जो है ये प्रोसेस मौजूद हैं। ज़्यादातर हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं उसकी जो अगर हम एग्जांपल को कंसीडर करें तो वो हमारे पास चाइल्ड बर्थ है। अब हम देखते हैं कि चाइल्ड बर्थ जो है वो कैसे कंट्रोल होती है, इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। कि अगर सबसे पहले आपके पास जो फीटस का हेड है वो क्या करेगा, कोशिश करे वो जो सर्विकल रीजन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है वो बेसिकली उसको क्या करता है, पुश करता है। जब वो सर्विकल जो सर्विक्स रीजन है उसको पुश करेगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द नर्व इम्पल्स। जब नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेंगी फ्रॉम सर्विस टू सर्विक्स एंड देन दे ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन, वो ब्रेन के पास जाएंगी। देन ब्रेन स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट द ऑक्सीटोसिन। और आप लोगों ने अपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डिस्कस किया, जिसमें आपको पता है कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेट द ऑक्सीटोसिन। और ये उसके स्टिमुलस जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जब ब्रेन से रिलीज होंगे और वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेंगे कि जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और व्हेन दिस ऑक्सीटोसिन डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, जब वो हमारी जो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब पहुंच जाएगा, देन दे मूव टू द यूट्रस, तो वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा। एंड दिस ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन वाल। और जिसकी वजह से ये जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ज़्यादा जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड पुश द फीटस टुवर्ड्स द सर्विक्स। मतलब ये कि वो जो है सर्विक्स रीजन से जो है वो उतनी ज़्यादा पुश होगी और जिसकी वजह से जो सर्विक्स रीजन है वो ओपन होगा और जो बच्चा जो है वो या बेबी जो है जो जिसको हम फीटस कह रहे हैं वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो जब ये ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि जब सर्विक्स रीजन जितना जब बच्चा जो है हेड जितना ज़्यादा उसे पुश करता है उतना ही ज़्यादा जो है नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है, स्ट्रॉन्ग नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है टुवर्ड्स ब्रेन। और ब्रेन से जो है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं वो जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देंगे टू सेक्रेट द ऑक्सीटोसिन। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ऑक्सीटोसिन की होगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है प्रोड्यूस होगी ऑक्सीटोसिन की, उतनी स्ट्रॉन्ग जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी यूटेराइन वाल की। और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी यूटेराइन वाल की, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव द फीटस टुवर्ड्स द सर्विक्स रीजन एंड देन दे मूव पुश टुवर्ड्स द आउटसाइड। और वो जो है वो जो बेबी या जिसको हम फीटस कह रहे हैं वो मूव करेगा टुवर्ड्स आउटसाइड। और इस तरह क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी आपकी सर्विक्स रीजन की, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगी और उतनी ही ज़्यादा कंट्रैक्शन होगी यूटेराइन वाल की। और उसी की मदद से जो है फीटस जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ मूव करेगा।
तो हम क्या कहते हैं कि ड्यूरिंग लेबर द मसल कॉन्ट्रैक्शन पुशेस द बेबी थ्रू द बर्थ canal and become stronger by the secreting the hormone oxytocin. Oxytocin is produced continuously until the baby is delivered. तो ये जब तक जो है वो जारी बात है कि जब तक जो है बेबी जब तक डिलीवर्ड नहीं होता तब तक ऑक्सीटोसिन जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है, ताकि यूटेराइन वाल की कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती रहे और ताकि जो है वो जो सर्विक्स का रीजन है वो इजीली ओपन हो और बेबी आसानी से जो है बर्थ कनाल से मूव करके बाहर की साइड आ जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे कि क्योंकि ऑक्सीटोसिन की भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से यूटेराइन की भी जो वाल है उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा मल जिसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो रिजल्ट है, जो रिएक्शन है, मतलब यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है। ऐसे प्रोसेस को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं या पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये वैसे तो हेल्दी ह्यूमन इंडिविजुअल के अंदर ये प्रोसेस कम होते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल होते हैं, लेकिन इसकी जो अकर कर रहे हैं उसमें से एक एग्जांपल हमारे पास चाइल्ड बर्थ की थी जो हमारी टेक्स्ट में दी हुई है। इसी तरह जो अगर बच्चा जितना ज़्यादा जो है जब मेमोरी ग्लैंड से जो है वो सक करेगा निपल्स को, उतना ही ज़्यादा जो है ऑक्सीटोसिन तब भी ज़्यादा रिलीज़ होगी और जितनी ज़्यादा वो रिलीज़ होगी उतनी ही ज़्यादा वो जो रिस्पॉन्सिबल किसकी होगी कि मिल्क प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा, मतलब मिल्क की इंजेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपने ये बात भी याद रखनी कि ये प्रोसेस बेसिकली एक की वजह से दूसरे का मतलब प्रोडक्ट की वजह से स्पीड अप हो जाए उसकी प्रोडक्शन। तो ऐसे प्रोसेस को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो चाइल्ड बर्थ और जो फीडिंग प्रोसेस है वो जो है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत हो रहा है कि जितनी मतलब मिल्क सेक्रेशन भी मतलब इंजेक्शन ऑफ द मिल्क जो है, इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क जो है वो भी डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा निपल सक किए जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो इजैकुलेशन ऑफ मिल्क होगी और जिसकी वजह से जो है ना मिल्क उतना ही ज़्यादा बाहर आएगा। मतलब ये भी क्या है एक ही क्योंकि ऑक्सीटोसिन उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से जो इजैकुलेशन ऑफ मिल्क है वो भी उतनी ज़्यादा होगी मेमोरी ग्लैंड से। तो इस वजह से क्या कि आपका हार्मोन भी ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से रिजल्ट में इजैकुलेशन ऑफ मिल्क भी ज़्यादा हो रही है, तो जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कंसीडर करेंगे। तो हमारी टेक्स्ट के अंदर जो है वो चाइल्ड लेबर की एग्जांपल मौजूद है, चाइल्ड बर्थ की एग्जांपल मौजूद है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। और इसके अलावा जो है वो जो मिल्क इजैकुलेशन का जो प्रोसेस है वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का हिस्सा है। अब फर्दर हम नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस करते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपने ये बात याद रखनी है कि एक जो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो जो आपके इंट्रैक्शन है उसको इनहिबिट करे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? In the negative feedback mechanism on the endocrine gland is sensitive either to the concentration of a substance, it regulates to the concentration of the product from a process it controls। क्या है कि जो भी आपने बात याद रखनी है कि हम फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस होगी वो क्या होगी, वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगी जो उसको कंट्रोल करेगी। ये एक अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो दूसरे को जब कंट्रोल करती है उसकी अमाउंट को या उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेगी, तो इसका मुराद ये कि वो उसकी सेंसिटिव है और जैसे वो उसको सेंस करके उसको कंट्रोल करती है कि उसकी प्रोडक्ट को या ज़्यादा या कम करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि एक अगर प्रोडक्ट जो है वो दूसरे को कंट्रोल करे, उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करे, जाहिर बात है वो दूसरे जो उसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसकी प्रोडक्शन को कम करी है, डिक्रीज करेगी, तो ऐसे नेगेटिव है उसको इनहिबिट करेगी। तो ऐसे जिसके अंदर वो दूसरे की कंट्रोल, दूसरे की जो प्रोडक्ट है उस जो आ रहा है वो बेसिकली जो फर्स्ट इंट्रैक्शन है उसको प्रोडक्शन को कम कर रही है,
इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसको अगर हम डायग्राम से डिस्कस करें, एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस करें, तो अगर आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज, जो इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो है प्रोड्यूस होती है, और ये एक दूसरे के जो वर्क करती है एंटागोनिस्टिक जो है वो वर्क कर रही होती हैं। अब ये कैसे वर्क करती हैं, सर अब हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो आपके पास ग्लूकोज है, जब आप कोई भी स्वीट चीज़ खाते हैं तो जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस। आपके पास कोई भी मीठी चीज़ आपने खाई, वो एज आ स्टिमुलस इस्तेमाल हुआ। पैनक्रियास से जो बीटा सेल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द इंसुलिन इनटू द ब्लड। और पैनक्रियास से आपने आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने बीटा और अल्फा सेल्स को डिस्कस किया था। बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द इंसुलिन एंड अल्फा सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द ग्लूकागोन। तो इधर क्या होता है कि जब आपने कोई भी स्वीट चीज़ खाई है, जो ग्लूकोज लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करेंगे, और जैसे वो ब्लड से जो है वो चला जाएगा टारगेट ऑर्गन लीवर पे ऐड करेगा, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है, जो इजाफी ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगी लीवर्स के अंदर ही। अब क्या होता है कि आपके पास ज़ाहिर बात है, जब ग्लूकोज का जो आप ज़ाहिर बात है जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल था वो कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्वीटनेस खाई तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा था, इंसुलिन ने उसको क्या किया, कंट्रोल किया, ग्लूकोज के लेवल को कम कर दिया। ब्लड के अंदर क्या होगा, अब कम हो गया, और वो स्टोर होगी, जो इजाफी ग्लूकोज थी वो स्टोर होगी ग्लाइकोजन के अंदर, और होम्योस्टेसिस जो थी वो अब बरकरार कर दी जाएगी, बॉडी के अंदर मेंटेन की जाएगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है, फिर पैनक्रियास से क्या होता है कि ग्लाइकोजन, आपका ग्लूकागोन जो है, ग्लूकागोन रिलीज होगा, जो अल्फा सेल क्या बनाएगा, ग्लूकागोन बनाएगा, एंड दिस ग्लूकागोन इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और वो जो है ग्लूकोज वापस जो है वो ब्लड के अंदर क्या होगी, दे दी जाएगी, ताकि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या कर दे, राइज कर दे, ताकि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए, उसके लेवल को मेंटेन किया जाए। तो आपने ये देखा कि एक अगर यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज हमारे पास स्टिमुलस था, ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा होता है, ग्लूकोज का अगर लेवल ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो उसके लेवल को कम भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, और अगर कम हो जाए तो उसके लेवल को ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपकी बॉडी में क्या किया जा रहा हो कि एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट अगर कम है तो दूसरा रिलीज करके उसको ज़्यादा कर दे, या एक ज़्यादा हो गया तो दूसरा वो जो प्रोडक्ट जो रिलीज हो रहा है उसको कम कर दे। ऐसे अमल को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो आपका जो आपके पास जो रेक्टेंट हुआ है और जो प्रोडक्ट है वो आपस में इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा, बल्कि एक की फॉल डाउन हो रही होगी, एक की अगर कमी है तो दूसरा जो है वो ज़्यादा उसके जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा कर देगा। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है तो जो रेक्टेंट है वो इनहिबिट कर रहा होगा। तो आपने ये बात याद रखें, इसका की पॉइंट ये है कि एक जो जिसपे ये एक्ट कर रहा होता है, एक की तादाद अगर ज़्यादा हो रही होती है तो दूसरा उसको इनहिबिट कर रहा होगा, उसकी फिर उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो जो जब दूसरा जो बनेगा वो उसको क्या करेगा, उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा कर देगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब ये जो आज हमारा चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है चैप्टर 19 बिहेवियर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।